हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अवर चैनल। एमपीपीएससी 2025 के लिए जो जीके जीएस का फैक्ट वाइज संग्रह कर रहे हैं, क्वेश्चन का रिवीजन कर रहे हैं, के माध्यम से प्रैक्टिस कर रहे हैं, उस क्लास में दोस्तों आपका हार्दिक स्वागत है। और जो है हम एमपीपीएससी 2025 को टारगेट करके डेली 25 एमसीक्यू करते हैं। फ्रेंड्स, ये 25 एमसीक्यूज कहने के लिए होते हैं, इसमें जो है 250 फैक्ट मैं साथ में करवाता हूँ। आप एक क्लास की वास्तविकता को एक क्वेश्चन देखने के बाद ही समझ जाएंगे। पूरी क्लास ध्यानपूर्वक देखिएगा। मेहनत में अगर कहीं भी 1% भी कमी होना तो कमेंट बॉक्स में बता दिएगा। यदि मेहनत दिल छू जाए तो लाइक सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। जुड़िएगा, एमपीपीएससी 2025 में अपना सिलेक्शन क्लियर कीजिएगा। यकीन मानिएगा, इस प्रकार की क्लास अभी तक पूरे यूट्यूब में नहीं चलती है। अगर चलती हो तो फिर बता दीजिएगा। चलिए बात करते हैं खैर अपनी क्लास की, और पहले प्रश्न की ओर बात करते हैं। ऋग्वेद के रूप में किसे जाना जाता है? जो है थोड़ा सा प्रश्न में श्रेष्ठ वेद होना चाहिए यहाँ पर, कि श्रेष्ठ वेद के रूप में किसे जाना जाता है? श्रेष्ठ, यहाँ पर क्या होगा? श्रेष्ठ वेद के रूप में जो है किसे जाना जाता है? आपके पास में 4 विकल्प हैं: ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद। फ्रेंड्स, इस प्रश्न का सही जवाब है आपका श्रेष्ठ वेद के रूप में किसे जानते हैं? हम अथर्ववेद को जानते हैं। चलिए अथर्ववेद से जुड़े हुए सभी प्रश्नों का हम क्या करते हैं, बारी बारी से अध्ययन करते हैं, उनका जवाब करते हैं। जितने भी प्रश्न अथर्ववेद से पूछे जा सकते हैं पूरे के पूरे इसमें करवा दूंगा। आपके पास में पहला प्रश्न है दोस्तों अथर्ववेद। तो अथर्ववेद ध्यान रखिएगा कि ये सबसे क्या है, आपका नवीनतम वेद है। क्या है? नवीनतम वेद है, यानी कि सबसे बाद में लिखा गया वेद है। अगली बात करते हैं, आपसे पूछे कि इसका विषय वस्तु क्या है। दोस्तों इसमें जो है जादू टोना की जानकारी मिलती है, जादू टोना की जानकारी मिलती है, औषधियों की जानकारी मिलती है, और औषधि तंत्र मंत्र की भी जानकारी देखने को मिल जाती है। अगली अगर बात की जाए कि किस वेद यज्ञ अनुष्ठान, मतलब ऐसा कौन सा वेद है दोस्तों जिसमें यज्ञ अनुष्ठानों का वर्णन नहीं किया गया, तो इसका जवाब क्या होगा दोस्तों? अथर्ववेद में। याद रखिएगा, यज्ञ और अनुष्ठानों का किसी प्रकार का वर्णन नहीं देखने को मिलता है। आपसे पूछे कि ऋग्वेद का यानी कि अथर्ववेद का ब्राह्मण ग्रंथ कौन सा है? फ्रेंड्स, तो अथर्ववेद का जो ब्राह्मण ग्रंथ है उसका नाम गोपद है, अथर्ववेद का ब्राह्मण है। अगली बात की जाए इसके उपनिषद कौन से हैं? अथर्ववेद की अगर उपनिषद की बात की जाए तो दोस्तों एक है आपका मुंडक उपनिषद, बहुत इंपॉर्टेंट है, सत्यमेव जयते से लिया गया है। ये मुंडक उपनिषद हो गया, मांडूक्य उपनिषद हो गया, साथ ही साथ आपका जो है एक प्रश्न उपनिषद है। ये 3 उपनिषद किसके हैं? जो है अथर्ववेद के हैं। अगली बात की जाए अथर्ववेद के अध्ययन करने वाले को क्या कहा जाता था? फ्रेंड्स, ब्रह्मा कहा जाता था। उपवेद इसका कौन सा है दोस्तों? अथर्ववेद का जो उपवेद है आपका वो कौन सा है? शिल्प वेद है। और शिल्प वेद की रचना किसके द्वारा की गई थी? याद रखिएगा, विश्वकर्मा द्वारा जो है शिल्प वेद की रचना की गई थी। तो इस प्रकार से फ्रेंड्स हमने क्या देखे, अथर्ववेद से जितने भी प्रश्न पूछे जा सकते हैं। एक बात और अथर्ववेद से आती है कि अथर्ववेद में जो राजा परीक्षित है उसे क्या कहा गया है? फ्रेंड्स, मृत्यु लोक का देवता कहा गया है। याद रखिएगा, मृत्यु लोक का देवता कहा गया। फास्ट लिखने में फ्रेंड्स ऐसे ही होगा, राइटिंग इसी प्रकार से आएगी, अन्यथा फैक्ट नहीं हो पाएंगे। मैं जो वादा करता हूं कि 250 प्लस फैक्ट जो है हर क्लास में दूंगा, तो आप जो है उसे यकीन मानिएगा, देखिएगा अंत में कि हाँ ये झूठ बोल रहा था, ये सच बोल रहा था। चलिए अगली बात करते हैं। आपसे पूछे कि सबसे प्राचीनतम वेद कौन सा था, तो आपका जवाब होगा ऋग्वेद। आपका से पूछे कि दोस्तों संगीत से संबंधित वेद कौन सा, तो हो जाएगा आपका सामवेद, जो संगीत से संबंधित हो जाएगा, और यज्ञ से संबंधित क्या हो जाएगा? यजुर्वेद हो जाएगा। चलिए अगली बात करते हैं। भारतवर्ष का सर्वप्रथम उल्लेख किस अभिलेख में देखने को मिलता है? फ्रेंड्स, प्रश्न जो है प्राचीनतम अभिलेखों से है, सीधा सा हमारे पास ये भी जो है सिलेबस में लिखा हुआ है भारतवर्ष से। दोस्तों मैंने बताया हुआ था कि प्राचीन पृथ्वी जो हुआ करती थी, प्राचीन काल में भारतीय ग्रंथों के अनुसार पर संपूर्ण पृथ्वी को 7 खंडों में बांटा गया था। उन 7 खंडों में से एक था जिसका नाम था जम्बू द्वीप। उस जम्बू द्वीप को 9 खंडों में बांटा गया था। प्रत्येक खंड को वर्ष कहते थे, और उन 9 खंडों में से एक वर्ष था जिसका नाम था भारतवर्ष। तो यही है आपका भारतवर्ष। और इसकी प्रथम जानकारी कहाँ देखने को मिलती है? आपके हाथी गुम्फा अभिलेख में देखने को मिलती है। प्रश्न से जुड़े हुए अन्य तथ्य देखते हैं, प्राचीन भारत की महत्वपूर्ण अभिलेख। चलिए बात करते हैं। आपसे मुझे संस्कृत भाषा का प्रथम अभिलेख कौन सा है, तो आपका जवाब क्या होगा कि जूनागढ़ अभिलेख जो है संस्कृत भाषा का क्या है? प्रथम अभिलेख है। आपसे पूछे दूसरा प्रश्न है कि स्वयंवर प्रथा की जानकारी सबसे पहले किसमें देखने को मिलती है? तो दोस्तों जो रुद्र दमन का यही आपका जूनागढ़ अभिलेख है। स्वयंवर प्रथा की इसमें सर्वप्रथम जानकारी देखने को मिल जाती है। अगली बात पूछे सती प्रथा का प्रथम प्रमाण किस अभिलेख में देखने को मिलता है? आपका जवाब होगा एरण अभिलेख में। विश्व का प्रथम विज्ञापन अभिलेख किसे कहा जाता है? तो फ्रेंड्स आपका जवाब ये होगा कि जो मंदसौर अभिलेख है उसे प्रथम विज्ञापन अभिलेख कहते हैं।
आपसे पूछे भूमिदान का प्रथम अभिलेख कहाँ देखने को मिलता है, तो फ्रेंड्स नाना घाट अभिलेख में जो है देखने को मिलता है। सातवाहन काल का रानी नागनिका का अभिलेख है ये। सुदर्शन झील के निर्माण की जानकारी दोस्तों ये भी आपकी जूनागढ़ अभिलेख में देखने को मिल जाती है। आपसे पूछे कालिदास का प्रथम उल्लेख करने वाला अभिलेख कौन सा है, तो फ्रेंड्स पुलकेशन द्वितीय का जो एहेउल अभिलेख है वो कालिदास का प्रथम उल्लेख करता है। चलिए अगले प्रश्न की बात करते हैं दोस्तों। 25 प्रश्न इसी प्रकार के फैक्ट हैं, समय नहीं दूंगा एक भी। यदि मेहनत पसंद आए तो लाइक सब्सक्राइब बस करिएगा और कुछ नहीं, और कमेंट में भी बताइएगा भाई, क्योंकि एक तो बनता है। अगली बात करते हैं, अगला प्रश्न है कि बंगाल का प्रथम गवर्नर कौन था। फ्रेंड्स बंगाल का प्रथम गवर्नर आपका सही जवाब हो जाएगा लॉर्ड क्लाइव जो है। ये 1757 से लेकर के 1765 तक जो है गवर्नर के जो आपका कौन है भाई, क्लाइव है। 1757 से लगा करके आपका 60 तक रहता है। इसके बाद 65 में एक बार दोबारा से। सही जवाब क्या हो जाएगा आपका क्लाइव। बंगाल के फ्रेंड्स से गवर्नर से प्रश्न पूछा गया है। चलिए बात करते हैं, पूरे गवर्नर करवा देता हूँ। आपसे पूछे बंगाल का प्रथम गवर्नर कौन था, तो आपका जवाब क्या होगा, क्लाइव होगा। आपसे पूछे कि बंगाल का अंतिम गवर्नर कौन था, तो दोस्तों वारेन हेस्टिंग होगा। कौन, वारेन हेस्टिंग जो है बंगाल का अंतिम गवर्नर था। आपसे पूछे बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था, तो वह भी फ्रेंड्स कौन होगा, वारेन हेस्टिंग ही होगा, क्योंकि जो अंतिम था वही प्रथम था। बंगाल का अंतिम गवर्नर जनरल कौन था, तो फ्रेंड्स बंगाल का अंतिम जो गवर्नर जनरल था वो कौन था, विलियम बेंटिक था, याद रखिएगा। अगली बात करें भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन हो जाएगा, वो फ्रेंड्स बेंटिक हो जाएगा, क्योंकि बेंटिक अंतिम गवर्नर जनरल था बंगाल का, तो भारत का प्रथम हो जाएगा। अगली बात करते हैं, भारत का प्रथम वायसराय कौन था, तो आपका जवाब होगा लॉर्ड कैनिंग जो है भारत का प्रथम वायसराय था। आपसे पूछे कि प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल कौन थे, तो फ्रेंड्स जो राजगोपालाचारी साहब थे, राजगोपालाचारी वो क्या थे आपके, राजगोपालाचारी, सी राजगोपालाचारी कहते हैं, भारत के प्रथम जो है भारतीय गवर्नर जनरल थे। यहाँ पर वारेन हेस्टिंग दिया हुआ है। इसके समय पर 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट आया था। कॉर्नवालिस को दोस्तों पुलिस सुधार, स्थानीय स्वशासन ऐसे मतलब पुलिस सुधार हो गया, वही न्यायिक व्यवस्था होगी, इनका जनक कहा जाता है। भूमि बंदोबस्त जो है, स्थायी बंदोबस्त किसके समय पर लाया गया था, स्थायी बंदोबस्त जो है 1793 में है, क्लाइव के समय पर लाया गया था, जिसमें जो है बंगाल में यह व्यवस्था लागू थी, भू राजस्व व्यवस्था थी। अगले प्रश्न की बात करते हैं। अगला प्रश्न है गोटमार का मेला किस जिले में आयोजित किया जाता है। फ्रेंड्स मध्य प्रदेश के मेलों से प्रश्न लिया हुआ है। तो गोटमार का मेला जो है फ्रेंड्स यह वर्तमान में आपके छिंदवाड़ा पांढुर्ना जिले में लगता है। कहाँ पर लगता है, पांढुर्ना, ढूंढना होगा भाई, थोड़ा सा मिस्टेक है। पांढुर्ना जिला अभी हाल ही में छिंदवाड़ा से अलग हुआ है। चलिए मेलों से संबंधित प्रश्नों की बात करते हैं। आपसे पूछे शहाबुद्दीन औलिया का उर्स कहाँ लगता है, तो आपका जवाब क्या होगा कि नीमच में जो है शहाबुद्दीन औलिया का उर्स लगता है। आपसे पूछे सिद्धेश्वर बाणगंगा मेला कहाँ पर लगता है, तो आपका जवाब होगा फ्रेंड्स शिवपुरी में जो सिद्धेश्वर संत हुआ करते थे उनकी समाधि पर यह लगता है। पशुपतिनाथ का मेला कहाँ पर लगता है, तो आपका जवाब क्या होगा, मंदसौर में जो है पशुपतिनाथ का मेला लगता है। आपसे पूछे त्रिवेणी मेला कहाँ पर लगता है, तो फ्रेंड्स इसका जवाब क्या होगा, रतलाम में जो है त्रिवेणी मेला लगता है। आपसे पूछे चामुंडा देवी का मेला कहाँ पर लगता है, चांदी देवी का मेला सीधी में लगता है, लेकिन चामुंडा देवी का मेला कहाँ पर लगता है, देवास में लगता है। शहीद मेला दोस्तों कहाँ पर लगता है, याद रखिएगा मध्य प्रदेश का खरगोन जिले में जो है शहीद मेले का आयोजन किया जाता है। बालाजी का मेला कहाँ पर लगता है, तो याद रखिएगा बुरहानपुर में जो है बालाजी का मेला लगता है। संत बुखारदास जी का मेला जो है आपका कहाँ पर लगता है, तो आपका जवाब होगा फ्रेंड्स बुखारदास का मेला जो लगता है आपका ये कहाँ पर, खरगोन में, खंडवा में लगता है आपका। कहाँ पर लगता है, खंडवा में जो है संत बुखारदास जी का मेला लगता है। चलिए अगले प्रश्न की बात करते हैं। अगला प्रश्न है मध्य प्रदेश में वाल्मीकि आश्रम किस नदी के तट पर स्थित है। इतिहास का प्रश्न है फ्रेंड्स, प्राचीन इतिहास से खासतौर से रामायण काल से लिया गया प्रश्न है। चलिए बात करते हैं मध्य प्रदेश में दोस्तों वाल्मीकि आश्रम की बात की जाए तो यह है तमसा नदी के किनारे स्थित है, जिसे हम वर्तमान में टॉन्स नदी के नाम से जानते हैं। सतना जिले के आसपास ये पड़ता है, यहीं पर लोग उसका जन्म हुआ था। रामायण कालीन अन्य बातों की बात करें, आपसे पूछे सीता हरण के साक्ष्य कहाँ से प्राप्त होते हैं। फ्रेंड्स जो दंडक वन हुआ करता था, जिसे दंडकारण्य भी कहा जाता था, वर्तमान छत्तीसगढ़ में पड़ता है। दंडकारण्य वन से जो है आपके सीता हरण के साक्ष्य मिलते हैं। अगली बात की जाए सबरी जो हुआ करती थी फ्रेंड्स, ये किस जनजाति से संबंधित थी, ध्यान रखिए कोल जनजाति से संबंधित थी। और सबरी जो महोत्सव होता है सतना जिले में आयोजित किया जाता है।
भारत मिलाप स्थल कहाँ पर है फ्रेंड्स? तो आपका जवाब क्या होगा कि चित्रकूट में जो है भारत मिलाप स्थल। अगली बात की जाए हनुमान धारा, रामघाट, सीताकुंड, ये भी कहाँ पर है फ्रेंड्स? सतना जिले के अंतर्गत है, आपके चित्रकूट में पड़ते हैं। राम वन गमन पथ दोस्तों ये कहाँ से बनाया जाता है? जो राम भगवान का जो वन गमन पथ था, राम वन गमन पथ जो है ये अमरकंटक से लेकर के कहाँ तक बनाया जा रहा है? चित्रकूट तक बनाया जा रहा है। अगली बात की जाए रावण पूजा मध्य प्रदेश में दोस्तों 3 जगह पर होती है, याद रखिएगा। एक तो कहाँ पर होती है फ्रेंड्स? मंदसौर जिले में होती है। एक जो है मंदसौर जिले के बाद जो है एक गांव पड़ता है आपका रावणा गांव, रावणा गांव, और ये पड़ता है आपका विदिशा जिले में। यहाँ पर भी आपकी क्या होती है? और राजगढ़ जिले का एक गांव है भाई भारत खेड़ा गांव, ऐसा कुछ है, भारत खेड़ा हो या खेड़ी हो, तो भारत खेड़ा गांव में भी क्या होती है? ये राजगढ़ जिले में पड़ता है। यहाँ पर भी रावण की पूजा होती है। मंदसौर की हिती मंदोदरी ऐसा कहते हैं, इसलिए वहां पर रावण की पूजा होती है। अगली बात की जाए, अगला प्रश्न है कि हर्षवर्धन ने मालवा के किस शासक को पराजित किया था? फ्रेंड्स हर्षवर्धन जो है उसका जो हर्षवर्धन का बहनोई हुआ करते थे, यानी कि राजश्री के पति हुआ करते थे, मालवा के शासक देवगुप्त और बंगाल के शासक शशांक ने मिलकर उसकी हत्या कर दी थी। इस बात का बदला लेने के लिए मालवा के शासक देवगुप्त को जो है हर्षवर्धन ने मार दिया था, पराजित किया था। हर्षवर्धन से जुड़े हुए अन्य फैक्टों की बात करें, आपसे पूछे दोस्तों, जो हर्षवर्धन था ये क्या था? संस्थापक था। किस वंश का? जो पुष्यभूति वंश था, पुष्यभूति वंश का संस्थापक कौन था? हर्षवर्धन था। आपसे पूछे हर्षवर्धन का दोस्तों दरबारी कवि कौन था? बाणभट्ट। और बाणभट्ट की जो रचना है वो है, ध्यान रखिएगा, हर्षचरित और कादम्बरी जो है इसकी महत्वपूर्ण रचनाएं हैं। अगली बात करें रेवा का युद्ध दोस्तों 618 ईस्वी में हुआ था। किसके किसके मध्य में हुआ था? जो चालुक्य शासक हुआ करते थे और पुलकेशन द्वितीय चालुक्य शासक और हर्ष के बीच में हुआ था। इसमें हर्ष पराजित हुआ था। एहोल अभिलेख में इसकी जानकारी देखने को मिल जाती है। इसकी जो दोस्तों उपाधि हुआ करती थी, बाणभट्ट क्या कहता है हर्षवर्धन को जो है एक उपाधि देता है, खतरनाक उपाधि है, आप चाहें तो इसे जो है याद कर सकते हैं। इसकी जो उपाधि थी सर्वदेवावतार थी। क्या थी उपाधि? सर्वदेवावतार, मतलब कि ये सभी के सभी देवताओं का क्या है? ये अवतार है। कौन? आपका जो है हर्षवर्धन है। ऐसा कौन कह रहा है? ये बात कह रहा है आपका बाणभट्ट जो है ये बात कर रहा है। चलिए अगले प्रश्न की बात करते हैं। और अगला, एक सेकंड रुकिए, अगला फैक्ट है हमारे सामने कि चीनी यात्री दोस्तों, कौन सा चीनी यात्री ह्वेनसांग के इनके समय पर आया था? हर्षवर्धन के समय पर, तो ये कौन था? ह्वेनसांग था। तो ये फैक्ट है फ्रेंड्स आपके किससे संबंधित है? हर्षवर्धन से संबंधित है। चलिए भूगोल का प्रश्न आया हुआ है, इंडियन ज्योग्राफी संबंधित है। दोस्तों क्लास यदि पसंद आ रही है तो प्लीज लाइक सब्सक्राइब किए बिना मत जाइएगा भाई यार, थोड़ा सा हमें भी जो क्या चलती नहीं है क्लास, थोड़ा सा वो लगने लगता है कि मतलब इतना ज्यादा कंटेंट, इतनी ज्यादा मेहनत करता हूँ तो यार क्यों नहीं ऐसा चलता है, तो ये थोड़ा सा आप समझिएगा। हिमालय पर्वतमाला के संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार करना है। तो आप जानते हैं हिमालय पर्वतमाला थी, हम कल का प्रश्न जो था हमारा ट्रांस हिमालय से था, आज महान हिमालय पर पहुंच चुके हैं। कि हिमालय पर्वतमाला के बारे में विचार करना है कि हिमालय एक नवीन वृत्त पर्वत है। बिल्कुल सही बात है दोस्तों, ये एक नवीन वृत्त पर्वत है। हिमालय का निर्माण जो है भारतीय था यूरेशियाई प्लेट की अपसारी गति के कारण हुआ है। फ्रेंड्स गौर कीजिएगा, ये शब्द गलत लिखा हुआ है क्योंकि ये अपसारी गति के कारण नहीं निर्माण हुआ है। इसका जो निर्माण हुआ है किस कारण से हुआ है? अभिसारी गति के कारण हुआ है। अभिसारी गति का, जब प्लेटें दोस्तों एक दूसरे से दूर जाती हैं, पास में आती हैं तो उसे क्या कहते हैं? अभिसारी कहते हैं। और जब प्लेटें एक दूसरे से क्या होती हैं? दूर जाती हैं तो उसे क्या कहते हैं? अपसारी गति कहते हैं। अब बताइए अगर दो प्लेटें हैं, एक प्रकार से इस प्रकार से, एक इस प्रकार से, दोनों दूर चली जाएंगी तो पर्वत का निर्माण कैसे होगा? जब पास में आएंगी तो क्या हो जाएगा? ऊपर यहाँ को उठ जाएगा टकरा करके। तो अभिसारी गति के कारण निर्माण हुआ था। तो दूसरा गलत है, पहला सही है। तो इसमें कौन सा सही हो जाएंगे? ए ऑप्शन सही है, यही आपका सही हो जाएगा। चलिए जो है इससे जुड़ी हुई फैक्ट देखते हैं। आपसे पूछे फ्रेंड्स से कि हिमालय का गर्भगृह किसे कहा जाता है? तो आपका जवाब क्या होगा? ये टैथिस सागर है, उसे क्या कहते हैं? हिमालय का गर्भगृह कहते हैं। आपसे पूछे हिमालय के ऊपरी भाग में दोस्तों कौन सी चट्टानें पाई जाती हैं? तो हिमालय के ऊपरी भाग में अवसादी चट्टानें मिलती है, मध्य भाग में कायांतर चट्टानें मिलती हैं और आंतरिक भाग में जो है आग्नेय चट्टानें मिलती हैं। आपसे पूछे हिमालय की उत्पत्ति दोस्तों किस काल में हुई थी? तो आपका जवाब होगा
कि सिनोजोइक में जो हिमालय की उत्पत्ति हुई थी। आपसे पूछे विश्व की सबसे ऊंची पर्वतमाला कौन सी है दोस्तों, तो हिमालय पर्वतमाला जो है विश्व की सबसे ऊंची पर्वतमाला है। विश्व की लंबी पर्वत श्रेणी, तो दोस्तों विश्व की सबसे लंबी तो एंडीज है, लेकिन जो हिमालय है, हिमालय के संदर्भ में यहाँ पर प्रश्न दिए गए हैं, वो तीसरी विश्व की सबसे लंबी पर्वतमाला है। कौन सी है, तीसरी लंबी पर्वतमाला है। आपसे पूछिए कि हिमालय का विस्तार कहाँ कहाँ पर है फ्रेंड्स, तो याद रखिएगा पाकिस्तान में है, नेपाल में है, चीन में है, भारत में है और म्यांमार में भी है। तो इतने देशों में क्या पड़ता है, इसका विस्तार पड़ता है। एक सेकंड को समय देंगे। चलिए खैर बात करते हैं, रहने दीजिए। कहां तक पहुंच गए जी, विस्तार हो गया है। चलिए अगले प्रश्न की बात करते हैं। अगला प्रश्न है कि महान हिमालय की दूसरी सबसे ऊंची, टाइपिंग हो जाती है भाई, ऊंची चोटी कौन सी है। फ्रेंड्स ध्यान रखिएगा, हिमालय की जो है, महान हिमालय की दूसरी सबसे ऊंची चोटी के बारे में बात कर रहा है। पहली चोटी तो कौन सी है, माउंट एवरेस्ट है, जिसकी ऊंचाई है आपकी 88-48 मीटर, ये पहली हो जाएगी। लेकिन दूसरी कौन सी हो जाएगी, दिए गए ऑप्शन के अनुसार दोस्तों आपका सही जवाब होगा ये वाला सही हो जाएगा, कंचनजंगा। गॉडविन ऑस्टिन दोस्तों है तो इसकी ज्यादा ऊंचाई, लेकिन ये किसकी है, ध्यान रखिएगा, ट्रांस हिमालय का हिस्सा है। किसका है ये, ट्रांस हिमालय का हिस्सा है। बात हो रही है किसकी, महान हिमालय की हो रही है। सही जवाब होगा कंचनजंगा। चलिए महान हिमालय की चोटियों की बात करते हैं जहां से प्रश्न बनते हैं। आपसे पूछे माउंट एवरेस्ट दोस्तों, ये महान हिमालय की सबसे ऊंची चोटी है और इसकी ऊंचाई कितनी है, 88-48 मीटर है। और ये कहां पर देखने को मिलती है, नेपाल में मिल जाएगी। आपसे पूछे कंचनजंगा दोस्तों, ये भारत में स्थित सबसे ऊंची चोटी है। ध्यान रखिएगा, भारत में स्थित सबसे ऊंची चोटी है। और यदि इसकी हम ऊंचाई की बात करें कि इसकी ऊंचाई कितनी है, तो फ्रेंड्स है 85-98 इसकी ऊंचाई हमें देखने को मिल जाती है। कंचनजंगा की ऊंचाई कितनी है, 85-98, और यह हमें सिक्किम में जो है देखने को मिल जाएगी। तो भारत में स्थित सबसे ऊंची है, सबसे ऊंची चोटी है। ध्यान रखिएगा, भारत की सबसे ऊंची चोटी हो जाएगी आपकी गॉडविन ऑस्टिन, क्योंकि पीओके भारत का हिस्सा माना जाता है और भारत में वो स्थित नहीं है। मानते हैं कि भारत का हिस्सा, तो भारत में स्थित कौन सी है, कंचनजंगा हो जाएगी, जो कि सिक्किम पर थी। अगली बात की जाए मकालू की दोस्तों, बात करें मकालू हो गई, मंसालू हो गई, धौलागिरी हो गई, तीन चोटियां हैं, मकालू, मंसालू और धौलागिरी। दोस्तों ये कहां पर स्थित हैं, आपकी नेपाल में स्थित हैं। नेपाल में जो है ये स्थित हैं। और जो है अगली बात करें, धौलागिरी भी आपके नेपाल में, कामेत हो जाएगा दोस्तों, त्रिशूल हो जाएगा, और नंदा देवी ये कहां पर स्थित है आपकी, ये उत्तराखंड में जो है स्थित हैं। चलिए अगले प्रश्न की बात करते हैं। चलिए थोड़ा सा माफी चाहेंगे, जो टेक्निकल इशू था। चलिए खैर ठीक हो गया है। बात करते हैं अगली कि जो महान हिमालय की दूसरी सबसे ऊंची चोटी कौन सी है। तो फ्रेंड्स आपका जो जवाब होगा कंचनजंगा, मकालू, मंसालू, धौलागिरी, कामेत। ये कहां पर, कामेत और त्रिशूल दोस्तों कहां पर स्थित हैं, उत्तराखंड में स्थित हैं। साथ ही साथ नंदा देवी भी कहां पर स्थित है, सभी की सभी उत्तराखंड में स्थित हैं। चलिए अगले प्रश्न की बात करते हैं। अगला प्रश्न है कि निम्न में से कौन लघु हिमालय का भाग नहीं है। तो याद रखिएगा कि लघु हिमालय जो है का भाग नहीं है, ये पूछ रहा है दोस्तों। लघु हिमालय जो है कई छोटी छोटी श्रृंखलाओं के रूप में पाया जाता है, और इनमें से बात करें तो पीर पंजाल भी लघु हिमालय का हिस्सा है, नाग टिब्बा भी है, महाभारत भी। लेकिन ध्यान रखिएगा धौलागिरी अभी तो चोटी पड़ी थी, ये किसका हिस्सा है, धौलागिरी जो है ये महान हिमालय का हिस्सा है।
महान हिमालय का हिस्सा है, तो ये वाला जो है लघु हिमालय नहीं होगा। आपका सही जवाब क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। जुड़े हुए इससे और प्रश्न देखते हैं। आपसे पूछे कि लघु हिमालय का जो दोस्तों लघु हिमालय के बारे में प्रश्न होंगे, सभी के सभी प्रश्न किसके बारे में हैं, लघु हिमालय के बारे में। लघु हिमालय का अन्य नाम क्या है, तो ध्यान रखिएगा, इसे एक तो क्या कहा जाता है, मध्य हिमालय के नाम से जाना जाता है, मध्य हिमालय के नाम से जाना जाता है। और दूसरा नाम जो है इसका जो है एक ऐसे हिमाचल हिमालय के नाम से भी जाना जाता है। याद रखिएगा, हिमाचल हिमालय के नाम से भी जाना जाता है। अगली बात की जाए फ्रेंड्स से, इसकी श्रेणियां कौन कौन सी हैं, तो आप ध्यान रखिएगा, जो लघु हिमालय है इसमें 4 श्रेणियां हमें देखने को मिल जाती हैं। कौन कौन सी, एक तो हो जाएगी आपकी पीर पंजाल, दूसरी हो जाएगी नाग टिब्बा, तीसरी हो जाएगी महाभारत है, और चौथी हो जाएगी दोस्तों, चौथे नंबर की जो है वो कौन सी है, धौलाधर है। धौलाधर, ध्यान रखिएगा, धौलाधर, धौलागिरी महान हिमालय, धौलाधर लघु हिमालय, गलती न करना। अगली बात करते हैं, करेवा भू आकृति क्या है दोस्तों, तो ये आपकी कश्मीर घाटी में पाई जाने वाली क्या है, चिकनी मिट्टी की निक्षेप है। पर कश्मीर घाटी, अब समय का अभाव है वरना मैं समझाता हूँ, समझिएगा, फटाफट मैं समझा देता हूँ। ऐसे जो है झेलम नदी बह करके आती है ऊपर से, ठीक है। तो यहाँ पर जो है आपकी एक पर्वत श्रेणी है जिसका नाम है पीर पंजाल पर्वत श्रेणी। अब यहाँ से भाई पानी आएगा तो क्या हो जाएगा, यहाँ गड्ढा हो जाएगा, गड्ढा हो जाएगा तो मृदा हदी बह करके आएगी, तो यहाँ पर दोस्तों वैसे मैदान बन जाता है। इसी चिकनी मिट्टी के क्षेत्र को करेवा भू आकृति कहा जाता है। ये भू आकृति जो है वहाँ के जाफरान यानी केसर के उत्पादन के लिए जानी जाती है। अगली बात करते हैं, गुलमर्ग क्या है दोस्तों, तो वहाँ पर जो घास के मैदान पाए जाते हैं, जो घास से क्या है मैदान लघु हिमालय के अंतर्गत जो कि जम्मू कश्मीर में पड़ते हैं, उन्हें क्या कहते हैं, गुलमर्ग कहते हैं। अगली बात करें, बुग्याल या पयार क्या है, यह भी दोस्तों घास के मैदान है, लेकिन ये कहाँ पाए जाते हैं, उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश में पाए जाने वाले घास के मैदानों को क्या कहते हैं, बुग्याल और पयार कहते हैं। अगली बात की जाए, महान तथा लघु हिमालय का मिलन कहाँ पर होता है, दोस्तों दार्जिलिंग है। दार्जिलिंग में जो है महान तथा लघु हिमालय दोनों मिल जाते हैं। अगली बात करते हैं फ्रेंड्स, अगला प्रश्न है कि मध्य प्रदेश में सर्वाधिक वन क्षेत्र वाला जिला कौन है, मतलब मध्य प्रदेश के वनों से संबंधित प्रश्न है। याद रखिएगा, क्या पूछता है कि जहाँ पर सर्वाधिक वन क्षेत्र पाया जाता है, तो आपका जवाब क्या होगा, आपका जवाब होगा कि मध्य प्रदेश में सर्वाधिक वन क्षेत्र वाला जिला दोस्तों बालाघाट है। अगर आपसे पूछे कि सर्वाधिक वन क्षेत्र तथा सर्वाधिक प्रतिशत कहाँ पाया जाता है, तो दोनों में दोस्तों पहला स्थान किसका है, बालाघाट का है। अगर आपसे पूछता है कि जो मध्य प्रदेश है उसमें जो भी वन वृद्धि मान लो देखते हैं, तो न्यूनतम वन वृद्धि कहाँ पर हुई थी, न्यूनतम वन वृद्धि वाला जिला कौन सा है मध्य प्रदेश में, वनों की वृद्धि करने के मामले में सबसे कम कौन सा है, वो बड़वानी है। सर्वाधिक वन वृद्धि वाला जिला कौन सा है दोस्तों, क्या सर्वाधिक वन वृद्धि वाला जिला कौन सा है, वृद्धि वाला जिला कौन सा है, तो आपका जवाब क्या होगा, भिंड हो जाएगा। आपसे पूछे कि मध्य प्रदेश में न्यूनतम वन कहाँ पर पाए जाते हैं, न्यूनतम वन, चाहे दोस्तों वो क्षेत्रफल में पूछे या फिर आपसे प्रतिशत में पूछे, दोनों ही मामले में सबसे कम वन कहाँ पाए जाते हैं, उज्जैन में पाए जाते हैं। चलिए अगले प्रश्न की बात करते हैं, और अगला प्रश्न है आपके सामने कि कान्हा राष्ट्रीय उद्यान, भाई साहब कान्हा राष्ट्रीय क्या बात कर रहा है भाई साहब, उद्यान की बात की जा रही है। कान्हा राष्ट्रीय उद्यान स्थित है दोस्तों, आपसे पूछ रहा है कहाँ पर स्थित है, तो आपका सही जवाब होगा छिंदवाड़ा में नहीं स्थित है भाई, डिंडोरी में नहीं है, सिवनी में है, तो आपका क्या होगा, बालाघाट और मंडला में जो है यह आपका कान्हा राष्ट्रीय उद्यान स्थित है। कान्हा राष्ट्रीय उद्यान से जुड़े दोस्तों अन्य महत्वपूर्ण फैक्ट देखिएगा, ये थोड़ा सा जो है स्लाइड सही नहीं है भाई, ये से पता नहीं कॉपी करते समय जब मैं कर रहा था तो ये फोटो के रूप में हो गया। चलिए बात करते हैं कान्हा राष्ट्रीय उद्यान की स्थापना की दोस्तों बात की जाए, तो इसकी स्थापना मूल रूप से जो अभ्यारण्य के रूप में 1933 में हुई थी, लेकिन 1955 में से क्या बना दिया गया था, नेशनल पार्क बना दिया गया था। ये स्थित कहाँ पर है, तो फ्रेंड्स याद रखिएगा, बालाघाट और मंडला जिले में जो है ये राष्ट्रीय उद्यान पड़ता है। इसका क्षेत्रफल की बात की जाए तो 940 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र है, और मध्य प्रदेश में ये क्या है फ्रेंड्स, सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान है। आपसे पूछे से प्रोजेक्ट टाइगर में कब शामिल किया गया था, तो याद रखिएगा 1974 में से प्रोजेक्ट टाइगर में शामिल किया गया था। यहाँ पर कौन सी नदियां दोस्तों इस राष्ट्रीय उद्यान में है, तो हालो बंजर और सुपर्ण नदियां जो है इस राष्ट्रीय उद्यान से गुजरती है। पार्क इंटरप्रिटेशन योजना दोस्तों यहाँ पर चल रही है, विश्व बैंक के सहयोग से चल रही है। इसके माध्यम से जंगल गलियारा बनाया जाएगा और सभी लोग जो घूम सकेंगे।
2017 में दोस्तों इस राष्ट्रीय उद्यान ने अपना शुभंकर जारी किया था, उसका नाम था भूरसिंगा बारहसिंगा। भूरसिंगा बारहसिंगा क्या था, इसका शुभंकर था। बारहसिंगा दोस्तों क्या है, यहाँ पर ब्रेडली प्रजाति का बारहसिंगा पाया जाता है, जो कि मध्य प्रदेश का क्या है, राजकीय पशु भी है। चलिए अगले प्रश्न की बात करते हैं। अगला प्रश्न है, कौन सा राष्ट्रीय उद्यान टाइगर प्रोजेक्ट में शामिल नहीं है। दोस्तों मध्य प्रदेश के वर्तमान में 6 ऐसे स्थल हैं जो राष्ट्रीय उद्यान में शामिल है, और एक क्या है, रातापानी आपका प्रस्तावित। चलिए बात करते हैं, तो इनमें से बात की जाए, बांधवगढ़ भी है दोस्तों, ये आपका 1993 में से शामिल किया गया था। बांधवगढ़ को जो है कब शामिल किया गया था, 1993 में शामिल किया गया था। पेंच को जो है 92 में शामिल किया गया था। पन्ना भी इसमें शामिल है। तो फिर क्या कह रहा भाई, कौन शामिल नहीं है, तो आई थिंक जो सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान है आपका, ये भी शामिल है। बांधवगढ़, पेंच, पन्ना, सतपुड़ा, ये सभी के सभी फ्रेंड्स से शामिल हैं आपके, याद रखिएगा। तो ये जो है आपके सभी के सभी जी हाँ शामिल हैं। तो इनमें से यदि आपका वन विहार ऑप्शन में यानी कि माधव राष्ट्रीय उद्यान कर दिया जाए, माधव राष्ट्रीय उद्यान कर देता हूं, तो क्या हो जाएगा, ये शामिल नहीं। खैर देखिएगा, बात करते हैं। सबसे पहले बात की जाए दोस्तों 1974 में किसे शामिल किया गया, तो आप क्या बताएंगे कि जो कान्हा राष्ट्रीय उद्यान था इसे 1974 में शामिल किया गया था। कान्हा राष्ट्रीय उद्यान को 1974 में भाई कान्हा राष्ट्रीय उद्यान हो जाएगा। 1992 में दोस्तों किसे शामिल किया गया था, 1992 में जो पेंच को शामिल किया गया था। 1993 में जो है बांधवगढ़ को शामिल किया गया था। 1994 में जो है फ्रेंड्स पन्ना नेशनल पार्क को जो है प्रोजेक्ट टाइगर में शामिल किया गया था। और 1999 में याद रखिएगा सतपुड़ा नेशनल पार्क को जो है टाइगर प्रोजेक्ट के रूप में शामिल किया गया था। और 2008 में जो है संजय डुगरी को शामिल किया गया था। और 2023 में हाल ही में जो है दुर्गावती राष्ट्रीय उद्यान, इसको भी क्या किया गया है, राष्ट्रीय उद्यान नहीं भाई, ये अभ्यारण्य है, जो नौरादेही अभ्यारण्य हुआ करता था उसका नाम जो है क्या कर दिया गया है, बदल दिया गया है। और चलिए अगले प्रश्न की बात करते हैं। अगला प्रश्न है, प्रस्तावित है एक, और वो प्रस्तावित कौन सा है, जो रातापानी है आपका, रातापानी आपका प्रस्तावित। अगला है प्रश्न की प्रारूप समिति के अध्यक्ष के रूप में बाबा साहब का चयन कब किया गया था। फ्रेंड्स याद रखिएगा, जो प्रारूप समिति थी इसका जो गठन किया गया था 29 अगस्त 1947 को इसका क्या किया गया था फ्रेंड्स, गठन किया गया था। लेकिन बाबा साहब जो इसमें अध्यक्ष बने थे वो कब बने थे, 30 अगस्त को इसके अध्यक्ष बने थे। सही जवाब आपका ऑप्शन हो जाएगा बी, एक दिन का अंतर है, याद रखिएगा। अगली बात करें, इसमें आपसे पूछे दोस्तों प्रारूप समिति के बारे में, जो प्रश्न यहाँ पर देखिएगा कि अन्य नाम क्या था प्रारूप समिति का, जो आपका जवाब होगा कि पांडुलेखन समिति भी इसे कहते हैं, पांडुलेखन। ड्राफ्टिंग कमेटी भी इसे कह दिया जाता है, और मसौदा समिति भी इसे कह दिया जाता है। फ्रेंड्स आपसे पूछे कि इसका गठन कब किया गया था, तो आपका जवाब होगा कि 29 अगस्त 1947 को प्रारूप समिति गठन किया गया था। इसके अध्यक्ष कौन थे, तो भीमराव साहब जो है इसके क्या थे, अध्यक्ष थे। इसमें दोस्तों कुल एक अध्यक्ष और 6 सदस्य हुआ करते थे, 6 सदस्य हो गए प्लस एक अध्यक्ष, कुल 7 लोग हुआ करते थे। अब 6 सदस्य कौन कौन थे, थोड़ा सा आप चाहें तो मैं लिख सकता हूँ, लेकिन रहने दीजिए भाई। 6 सदस्य जो है, एक से अल्लादी कृष्ण स्वामी अय्यर थे, HBR जो है अयंगर भी हुआ करते थे, और गोपाला स्वामी अयंगर भी थे। ऐसे जो 6 सदस्य हुआ करते थे, खैर रहने, इसके अध्यक्ष जो है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी थे। कभी मैं अध्यक्ष सदस्यों से क्वेश्चन बनाऊंगा तो वहां पर बात कर लेंगे। चलिए बात करते हैं अगले प्रश्न की, संविधान सभा के सचिव कौन थे। तो फ्रेंड्स है, संविधान सभा का जब हमने गठन किया था तो वो कब किया था, 1946 में हुआ था। और इसके जो संविधान सभा के सचिव थे वो कौन थे, HBR अयंगर साहब जो है संविधान सभा के सचिव थे। चलिए बात करते हैं, आपसे पूछे संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष किसे बनाया गया था। तो दोस्तों जो सच्चिदानंद सिन्हा साहब थे उन्हें अस्थायी अध्यक्ष बनाया गया था। आपसे पूछे स्थायी अध्यक्ष कौन बने थे, तो फ्रेंड्स जो है राजेंद्र प्रसाद जी जो थे इन्हें स्थायी अध्यक्ष बनाया गया था। प्रथम बैठक के वक्ता कौन थे, तो फ्रेंड्स जो JB कृपलानी साहब थे वो प्रथम बैठक के क्या थे, वक्ता थे। उपसभापति कौन थे दोस्तों, संविधान सभा के जो उपसभापति थे। ब्रिटिश भारत के लिए कौन थे, ये पूछा गया प्रश्न भाई कई बार।
एमपीपीएससी 2020 में थे फ्रांक जे एंथोनी साहब जो थे संविधान सभा के उपसभापति थे। देशी रियासतों के दोस्तों ब्रिटिश भारत के लिए उपसभापति थे, लेकिन देशी रियासतों के लिए अलग से उपसभापति थे। ये वाली उपसभापति किसके लिए हैं? देशी रियासतों के लिए है। और देशी रियासतों के लिए जो कौन थे आपके, वो थे बीटी कृष्णामचारी जो थे वो देशी रियासतों के लिए क्या थे? उपसभापति थे। संविधान सभा के सलाहकार कौन थे? तो बीएन राव साहब थे। तो ये आप बातें आपको ध्यान रखनी है फ्रेंड्स। इसी प्रकार से पता नहीं वॉइस सही आ रही है या नहीं आ रही है, ये सब बाद में ही पता चलता है भाई। कभी कभी क्लास भी डिस्टर्ब हो जाती है, बहुत बुद्धि खराब हो जाती है जब इतनी बड़ी क्लास तो क्या हो जाती है, वॉइस के कारण वो हो जाती है। तो कभी सोचता हूँ कि लाइव जो है बन जाए व्यवस्था तो ज़्यादा अच्छा है। चलिए अगला प्रश्न है हमारे पास में कि मध्य प्रदेश के ऐसे राज्यपाल जो मुख्यमंत्री रहे हैं भाई साहब। तो इसका क्या होगा? मध्य प्रदेश के ऐसे राज्यपाल कौन हैं जो मुख्यमंत्री नहीं रहे? तो फ्रेंड्स देखिएगा कि मध्य प्रदेश के ऐसे कितने राज्यपाल हुए हैं। मैं बात कर रहा हूं मध्य प्रदेश के, क्योंकि भाई टाइपिंग थोड़ी गड़बड़ हो जाती है। एमपी के जो ऐसे राज्यपाल के बारे में बात कर रहे हैं जो मतलब किसी अन्य राज्यों के क्या रह चुके हैं? मुख्यमंत्री रह चुके हैं, या कहीं के भी मुख्यमंत्री रहे हैं। तो मध्य प्रदेश के ऐसे राज्यपाल जो क्या रहे हैं? सीएम रहे हैं। दोस्तों ऐसे 4 राज्य आपको ध्यान रखना है। कुछ राज्यपाल ऐसे हैं जो उत्तर प्रदेश के सीएम रहे हैं, कुछ राज्यपाल ऐसे हैं जो हरियाणा के सीएम रहे हैं, और कुछ राज्यपाल ऐसे हैं मध्य प्रदेश के जो गुजरात के सीएम रहे हैं। तो आपसे पूछे भाई साहब उत्तर प्रदेश के सीएम रहे हैं ऐसे राज्यपाल कौन थे? तो ऐसे 2 थे, राम थे। एक थे राम नरेश यादव और एक थे राम प्रकाश गुप्ता। तो 2 ऐसे मध्य प्रदेश के राज्यपाल हुए हैं जो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री भी रहे हैं। और एक राज्यपाल थे जो हरियाणा के सीएम भी रहे हैं, जिनका नाम है भागवत दयाल शर्मा जो थे। ये क्या थे? हरियाणा के मुख्यमंत्री रह चुके हैं, मध्य प्रदेश के राज्यपाल रहे हैं। गुजरात में दोस्तों जो है आनंदीबेन पटेल जो है गुजरात की प्रथम महिला मुख्यमंत्री भी रह चुकी हैं, आनंदीबेन पटेल। और मध्य प्रदेश में क्या रह चुकी हैं? ये राज्यपाल भी रह चुकी हैं। तो ऐसे कितने राज्यपाल हैं? 4 राज्यपाल हैं जो किसी राज्यों के मुख्यमंत्री रहे हैं। आपके ऑप्शन में कौन नहीं है? तो वही आनंदीबेन सही हो जाएगा, ये रह चुकी हैं। भगवत दयाल भी रह चुके हैं हरियाणा की। बलराम झाकड़ रामदास यादव यूपी रह चुके, ये दोस्तों नहीं रहे हैं। इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी, क्योंकि यह जो है लोकसभा के अध्यक्ष रह चुके हैं बलराम झाकड़ जी। चलिए अगली बात करते हैं। अगला प्रश्न है कि आसियान का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? फ्रेंड्स आसियान क्या है? एक संगठन है, दक्षिण पूर्वी एशियाई देशों का संगठन है, और इसका जो मुख्यालय है दोस्तों इंडोनेशिया की राजधानी जकार्ता में जो है इसका मुख्यालय स्थित है। अगली बात करते हैं फ्रेंड्स, आपसे पूछा जाए कि आसियान की स्थापना कब हुई थी? तो फ्रेंड्स 1967 में जो है आसियान की क्या हुई थी? स्थापना हुई थी। आपको याद रखना है। आपसे पूछे कि इसका मुख्यालय कहाँ पर है? तो अभी हमने देखा कि जकार्ता में जो इसका मुख्यालय है। इसके सदस्य दोस्तों कितने हैं? तो इसमें ध्यान रखिएगा 11 सदस्य जो हैं इसमें हैं। 11 हो गए हैं या 13 हो गए हैं भाई? 13वां सदस्य जो नवीनतम सदस्य बना है ना, थोड़ा सा आप देखिए 11 है 13 नवीन सदस्य तिमोर लिस्ते था। तिमोर लिस्ते इसका क्या है? नवीनतम सदस्य है। इसके संस्थापक सदस्य दोस्तों कितने थे? 5 जो है इसके संस्थापक सदस्य हैं। भारत इसका ध्यान रखिएगा सदस्य नहीं है, ये जानकारी आपको ध्यान रखना। काठमांडू में दोस्तों किसका मुख्यालय स्थित है? जो सार्क का मुख्यालय काठमांडू में है। और एशियन डेवलपमेंट बैंक का मुख्यालय कहाँ मिल जाएगा आपको? मनीला मिल जाएगा। चलिए अगला प्रश्न की बात करते हैं, और अगला प्रश्न है कि भारतीय रिजर्व बैंक के प्रथम गवर्नर कौन थे? भारतीय रिजर्व बैंक के प्रथम जो दोस्तों गवर्नर थे, भारतीय रिजर्व बैंक के प्रथम गवर्नर वो कौन थे? आपके ऑसबर्न स्मिथ थे। चलिए आपसे दोस्तों बात की जाए और आगे चल रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना का जो प्रावधान था दोस्तों, एक संघीय बैंक 1935 में भी था, लेकिन इसके लिए जो है 1934 में अधिनियम लाया गया था। शुरुआत में जो इस बैंक का मुख्यालय हुआ करता था वो आपका जो है कोलकाता बनाया गया। वर्तमान में कौन सा है इसका मुख्यालय? जो है मुंबई में इसका मुख्यालय है। आपसे पूछे प्रथम भारतीय इसके गवर्नर कौन थे? प्रथम भारतीय गवर्नर कौन थे? आरबीआई के प्रथम भारतीय गवर्नर कौन थे? तो आपका जवाब होगा सीडी देशमुख। उर्जित पटेल दोस्तों नोटबंदी के समय जो है आरबीआई गवर्नर थे। शक्तिकांत दास जो है वर्तमान में आरबीआई के गवर्नर है। भारत का सबसे बड़ा बैंक कौन सा है? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है।
अगली बात करते हैं और अगला प्रश्न है हमारे सामने कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल फर्स्ट में मध्य प्रदेश का कौन सा स्थान है। तो फ्रेंड्स थोड़ा सा ये आपके लिए क्वेश्चन नया हो सकता है, मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि यदि आप चाहते हैं सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल अच्छे समझ में आए तो इसके लिए आपको क्या करना होगा, मेरी प्लेलिस्ट में जाइएगा, मैंने बेस्ट ट्रिक इनकी बनाई हुई है, लगभग 17-18 मिनट का वीडियो पूरी ट्रिक के माध्यम से बता दिया है कैसे याद करना है, तो मैं यहाँ समझा रहा हूँ। तो जो है अंतरराष्ट्रीय स्तर पर जो है दोस्तों सतत विकास करने के लिए 17 लक्ष्य निर्धारित किए गए थे, उन्हीं को क्या कहा जाता है, सतत विकास लक्ष्य कहा जाता है। अब इन 17 लक्ष्य में जो है प्रगति करने के लिए सूचकांक जारी किए जाते हैं। 2018 के बाद जो है 2021 में जो है नीति आयोग ने सूचकांक जारी किया और इसके जो प्रत्येक लक्ष्य में हर राज्य की रैंकिंग डिसाइड की गई। तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल जो दोस्तों पहला है किससे संबंधित है, गरीबी निवारण से संबंधित है, गरीबी समाप्ति करने से संबंधित है। और गरीबी समाप्त करने के मामले में मध्य प्रदेश का कौन सा स्थान है, ध्यान रखिएगा 24वां स्थान है। और भुखमरी दोस्तों जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल 2 है, देखिएगा ये किससे संबंधित है, आपका गरीबी से संबंधित है, गरीबी की पूर्णतः समाप्ति, गरीबी समाप्त करने से संबंधित है। और इसमें मध्य प्रदेश का कौन सा स्थान है, 24वां स्थान है। सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल दूसरा जो है वो दोस्तों किससे संबंधित है, ये भुखमरी को समाप्त करने से संबंधित है, किससे, भुखमरी समाप्त करने से संबंधित है। और इसमें मध्य प्रदेश का स्थान क्या है, आपका 21वां स्थान है, ध्यान रखिएगा भुखमरी को समाप्त करने के मामले में। और सस्टेनेबल डेवलपमेंट जो दोस्तों गोल 3 है वो किससे संबंधित है, आपका स्वास्थ्य और अच्छा जीवन से संबंधित है। स्वास्थ्य क्या चल रहा है, स्वास्थ्य और अच्छा जीवन से संबंधित है। और इसको प्राप्त करने में मध्य प्रदेश का जो पूरे भारत में कौन सा स्थान है, वो है आपका 23वां स्थान है। आपसे पूछे सस्टेनेबल डेवलपमेंट जो गोल चौथा है ये क्या लक्ष्य निर्धारित करता है, यह लक्ष्य निर्धारित करता है गुणवत्तापूर्ण शिक्षा का, किसका, गुणवत्तापूर्ण शिक्षा का लक्ष्य निर्धारित करता है। और गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्रदान करने के मामले में मध्य प्रदेश का दोस्तों कौन सा स्थान है, 22वां स्थान है, याद रखिएगा। चलिए अगले प्रश्न की बात करते हैं। अगला प्रश्न है कि पोला जनजातीय परंपरा निम्नलिखित में से किससे संबंधित है। तो दोस्तों पोला जनजातीय जो है एक परंपरा है और आपने कभी न कभी देखा होगा क्या भाई, महालक्ष्मी पूजा देखी होगी आपने, इसमें जो है मिट्टी का हाथी बना करके महिलाएं क्या करती हैं, पूजा करती हैं। तो वही क्या है आपकी हाथी पूजा संबंध है जनजातियों में। तो ये क्या है आपकी पोला जनजातीय परंपरा है, हाथी पूजा से संबंधित है। अगली बात करें फ्रेंड्स, ये जो सुगर पूजा है ना, ये सुगर पूजा जो है गौंड जनजाति में प्रचलित है। और गौंड जनजाति में एक उत्सव होता है जिसका नाम है लारू का उत्सव, उसमें सुगर की जो है बलि दी जाती है। पृथ्वी पूजा फ्रेंड्स है, ये जनजातियों में जो है पृथ्वी का सम्मान करने की एक प्रथा है भाई। जब भी वो दारू पीते हैं ना, शराब पीते हैं तो क्या करते हैं, इसे हाथ से लेकर 2 बूंद जो धरती में डाल देते हैं। उनका ऐसा मानना है कि प्रकृति का जो सभी जहर है वो दारू में आ जाता है, इसलिए वो उसको जहर को जो सम्मान देने के लिए कि भाई धरती माता जो आप क्या करो ना, इसका जहर खत्म करो, तो वो शराब से मतलब उसका स्वागत करते हैं। वृक्ष पूजा की दोस्तों बात करें तो वृक्ष के नीचे एक मंदिर बनाने की जनजातियों में परंपरा है। वृक्ष के नीचे जो है मंदिर बनाने की परंपरा, इस परंपरा को क्या कहते हैं आप जानते हैं, इसे कहते हैं बाघ डूमा। क्या कहते हैं, इसे कहते हैं बाघ डूमा। तो मंदिर की जो परंपरा है किसी वृक्ष के नीचे मंदिर बनाने की, ये हो जाएगी। चलिए अगला प्रश्न है, किस अनुच्छेद में SC/ST और दुर्बल वर्गों, जो दुर्बल वर्ग हैं समाज के दुर्बल वर्गों के शैक्षणिक एवं आर्थिक हितों की रक्षा की गई है। तो फ्रेंड्स ये जो अनुच्छेद 46 है राज्य सरकारों को निर्देश देता है कि सरकार जो है समाज के अनुसूचित जाति, जनजाति और दुर्बल वर्गों की शिक्षा तथा आर्थिक हितों की क्या करेगी, रक्षा करेगी। ऐसा प्रावधान अनुच्छेद 46 करता है। चलिए अनुसूचित जनजातियों से संबंधित संवैधानिक प्रावधान की बात करते हैं। आपसे पूछे दोस्तों 243D किससे संबंधित है, तो ध्यान रखिएगा जो अनुसूचित जनजाति है यानी कि ST है, उनको क्या करता है, पंचायतों में आरक्षण प्रदान करता है। क्या करता है, पंचायतों में आरक्षण प्रदान करता है। 243T है, यह जो है आपका नगरीय निकायों में, जो नगरीय निकाय है, नगरीय निकायों में क्या करता है,
आरक्षण की व्यवस्था करता है नगरीय निकायों में। 330 जो है दोस्तों यह लोकसभा में आरक्षण की बात करता है, लोकसभा में आरक्षण की बात। 332 जो है दोस्तों यह विधानसभा में जो है आरक्षण की बात करता है एसटी एससी के लिए। 338 ए जो है दोस्तों यह एसटी आयोग की बात करता है, अनुसूचित जनजातीय आयोग की बात करता है। 366 का जो खंड 25 है दोस्तों अनुसूचित जनजातियों की परिभाषा की बात करता है। तो ये दोस्तों संविधान में प्रावधान है, एमपीएससी सिलेबस है, सभी क्वेश्चन जो है सिलेबस के अनुसार करवाए जा रहे हैं कि आपको सिलेबस याद हो। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है मध्य प्रदेश में विमुक्त जातियों की संख्या कितनी है। दोस्तों मध्य प्रदेश में घुमक्कड़ जातियां भी हैं, अर्ध घुमक्कड़ भी हैं, विमुक्त जातियां भी हैं। तो मैं अगर बात करूं कि विमुक्त जनजातियों की संख्या कितनी है तो दोस्तों 21 जो है विमुक्त जातियों की संख्या है। आपने बंजारा का नाम सुना होगा, बंजारा ये क्या है, विमुक्त जाति है। आपने पारधी का नाम सुना होगा, आपने कंजर का नाम सुना होगा, ये सभी क्या है, विमुक्त जातियां। आपसे अगर पूछा जाए कि जो 30 है दोस्तों ये किसकी संख्या है, ये घुमक्कड़ और अर्ध घुमक्कड़ की संख्या कितनी है। जो अर्ध घुमक्कड़, घुमक्कड़ और जो घुमक्कड़ जातियां हैं, घुमक्कड़ जातियों की संख्या कितनी है, 30 है। जो मतलब विमुक्त जातियां हैं उनकी 21 है, घुमक्कड़ और अर्ध घुमक्कड़ की कितनी है, 30 है। दोनों की संख्या यानी कि तीनों को मिला दिया जाए तो कितनी हो जाएगी, 51 हो जाएगी। एसटी की संख्या कितनी है दोस्तों, मध्य प्रदेश में 46 अनुसूचित जनजातियां हैं। चलिए अगली बात करते हैं। अगला प्रश्न है कि डाउन सिंड्रोम रोग किस गुणसूत्र की, एक सेकंड का समय दीजिएगा भाई। प्रश्न पूछ रहा है कि डाउन सिंड्रोम रोग किस गुणसूत्र की संख्या में परिवर्तन के कारण होता है। फ्रेंड्स अगर आप जानते हैं कि जो रोग होते हैं, आपने सुना होगा कौन से रोग भाई बोलते हैं, आनुवांशिक रोग। आनुवांशिक रोग जो है फ्रेंड्स, आनुवांशिक जो रोग हैं ये दो प्रकार से होते हैं। एक तो दोस्तों होते हैं कि गुणसूत्रों की जो क्या हो जाए, संख्या में परिवर्तन के कारण होते हैं। संख्या में कोई परिवर्तन हो जाए, गुणसूत्र ज्यादा हो जाए तो कम हो जाए, या फिर गुणसूत्रों को क्या हो जाए, संरचना में परिवर्तन हो जाए, संरचना में परिवर्तन हो जाए। तो ऐसे रोग होते हैं दो प्रकार के होते हैं, कुछ संख्या में परिवर्तन को लेकर के, कुछ संरचना में परिवर्तन को लेकर। तो यहाँ पर जो मैं कुछ रोग बता देता हूँ जो संख्या में परिवर्तन को लेकर के होते हैं। आपसे पूछे कि एक होता है भाई साहब एडवर्ड सिंड्रोम, एडवर्ड सिंड्रोम होता है। एक होता है पटाउन सिंड्रोम, पटाउ सिंड्रोम होता है। और एक होता है आपका डाउन सिंड्रोम, डाउन सिंड्रोम का क्वेश्चन ही है, डाउन सिंड्रोम होता है। एक होता है टर्नर सिंड्रोम। तो एडवर्ड सिंड्रोम ध्यान रखिएगा दोस्तों 18वें गुणसूत्र की संख्या में परिवर्तन के कारण होता है। पटाउन गुणसूत्र जो है 13वें गुणसूत्र में संख्या में परिवर्तन के कारण होता है। डाउन सिंड्रोम जो है 21वें गुणसूत्र की संख्या में परिवर्तन के कारण होता है। जो टर्नर सिंड्रोम है ये इसमें 45 गुणसूत्र होते हैं, यानी कि इसमें जो एक्स गुणसूत्र होता है दोस्तों, वैसी महिला में ये इसमें होता है, रोग महिला में होता है। और इसमें क्या होता है, एक्स गुणसूत्र अनुपस्थित होता है, यानी कि इसमें क्या होते हैं 46वां जोड़ा अनुपस्थित होता है। ऐसे लिखेंगे 46वां गुणसूत्र के कारण जो होता है कभी कारण। अगली बात करें कुछ अन्य रोगों की, यहाँ पर एक होता है क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम भी होता है फ्रेंड्स। क्या होता है, क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम होता है। और क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम में जो होता है दोस्तों, इसमें ज्यादा गुणसूत्र हो जाते हैं, यानी 44 होते हैं और प्लस XXY होते हैं, समझ रहे हो ना। 46 से ज्यादा हो गए भाई तो ये अपने आप में क्या है, ये औरत भी है, क्योंकि XX क्या है, औरत है, और Y क्या हो, XY क्या है, पुरुष है। दोस्तों वह ऐसा व्यक्ति है जो पुरुष और महिला दोनों के लक्षण धारण करता है, यानी ये क्या है आपका किन्नर। इसी प्रकार के लोग होते हैं क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम से संबंधित लोग होते हैं। अगली बात करें, एक रोग होता है दोस्तों सुपरमेल। क्या होता है, सुपरमेल। एक होता है सुपर फीमेल, सुपर फीमेल।
दोस्तों जिसमें अति मानसिकता होती है, इसके अंतर्गत 44 गुणसूत्र समान होंगे, प्लस है इसमें क्या होंगे, एक्स वाई वाई होंगे। क्या होंगे, इसमें जो सुपर मेल होगा ना, इसमें एक्स वाई वाई होंगे, यानी कि मानव तो होगा भाई, इसमें 2 वाई गुणसूत्र हैं, तो इसमें क्या होगा, जो मानस बल ज्यादा होगा। ऐसे लोग दोस्तों होते हैं जन्मजात अपराधी, इन्हें कहा जाता है जन्मजात जो है अपराधी। ऐसे में सेक्सुअल भावना ज्यादा होती है अपराधी। सुपर फीमेल दोस्तों, इसमें जो अतिमानसिकता इन महिलाओं में भी सेक्सुअल भावना ज्यादा होती है, क्योंकि इनके अंतर्गत जो गुणसूत्र होते हैं तो 44 प्लस एक्स 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 एक एक्स ज्यादा होता है। तो सुपर मेल ये क्या है दोस्तों, डाउन सिंड्रोम सभी लोग जो किससे हैं, गुणसूत्र में संख्या में परिवर्तन के कारण ही किसी को भी वैसा कुछ मिलेंगे। अगला प्रश्न सेट अगले दिन का होगा, उसमें संरचना में परिवर्तन वाले गुणसूत्र कई वगैरह है करवा, यही प्रश्न आता है, सिंपल सा आएगा, कौन सी गुणसूत्र के कारण होता है, बस और कुछ एक होता है आपके पास में एंटीवायरस, और एक होता है आपका प्रॉक्सी सर्वर। प्रॉक्सी सर्वर तो वो चीज़ें हैं दोस्तों जो फ्रॉड को रोकती हैं आपके कंप्यूटर में। तो इनमें से जो भी आपके मोबाइल में है, तो यहाँ पर क्या है, फायर वॉल है, ये क्या कर देगा, और हैकर से बचाने है कि फायर वॉल काम करेगा। सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए मैक्रो। दोस्तों मेल के सभी क्या है, वायरस। तो फ्रेंड्स ये थी हमारी क्लास 25 क्वेश्चन की। आपको ये क्लास कैसी लगी, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। यदि आपको ऐसा लगा हो कि भाई हाँ आपके सामने जो क्लास आने में कुछ मेहनत लगी होगी, तो एक लाइक सब्सक्राइब जरूर करिएगा। धन्यवाद।